हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिदा बायोलॉजी। और ये है मेरी दोनों क्लासमेट्स और आज हम बताते हैं कि हमारे CUT-PG का क्या स्कोर रहा है। यस गाइस, एंड वी आर फ्रॉम मिरांडा हाउस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। हमारा फाइनल ईयर है और आज नहीं मतलब ये हमारा फाइनल ईयर था। और आज हमारा CUT रिजल्ट आया है, जैसे सबको पता होगा। एंड वी आर फॉर लाइफ साइंस स्टूडेंट। तो क्या हमारी स्ट्रेटेजी थी, क्या कुछ किया, वो हम बताएंगे। सबसे पहले हम पूछते हैं CUT का स्कोर क्या रहा मेरा जो लाइफ साइंस का मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरा बना था 205 मार्क्स बने थे। एंड ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं था, बट मेरा नेगेटिव मार्किंग भी चला गया था। बट ठीक है, इससे ये पता चलता है कि आगे आप अपनी जो भी एग्ज़ाम लोगे लाइक CSI नेट वगैरह, उसमें नेगेटिव मार्किंग से बचना है। आपके जो भी मार्क्स बने हैं लाइफ साइंस में वो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अंशिका, आपका क्या ओपिनियन था? इन्होंने भी दिया था पेपर लेवल तो इजी आया हुआ था, इतना कोई मुश्किल पेपर था नहीं। पहले बट जब पेपर बहुत ज़्यादा इजी आ जाता है तो फिर वही होता है कि कंफ्यूजन में नेगेटिव हो जाते हैं। तो नेगेटिव में मार्क्स कटाने से थोड़ा बचना है, क्योंकि हमारे साथ सेम मिस्टेक हुई है नेगेटिव वाली। आपको क्या लगा लाइफ साइंस के पेपर का, क्या ओपिनियन देना चाहोगे? मतलब एज कम्पेयर टू ज़ूलॉजी। बट ये है कि अगर आप लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट हो तो माइक्रोबायो जरूर करके जाना अपनी तरफ से। हाँ। क्योंकि हमने नहीं पढ़ी पूरे सेमेस्टर माइक्रोबायो पूरे ईयर, तो माइक्रोबायो अपनी स्ट्रॉन्ग करके जाना। और बस वैसे इजी था पेपर जैसे एस3 सेट, लेकिन हाँ थोड़ा माइक्रोबायो पे और फोकस करना जिससे और मार्क्स अच्छे करना। मेन फोकस जोलॉजी पे होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जोलॉजी से थे, फिर बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, अब एक ये वाला क्वेश्चन भी रहता है। मतलब जब मैंने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट की थी तो हमको ये रहता है ना कि लाइफ साइंस वाले बच्चे जोलॉजी का एग्जाम नहीं निकाल सकते। ये वाला जो मिसकॉन्सेप्ट होता है कि लाइफ साइंस वाले बच्चे तो हम सिर्फ लाइफ साइंस का ही निकाल सकते हैं, हम ना बॉटनी का दे सकते हैं ना जोलॉजी का दे सकते हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है? पहले आप बताओ। हमें एक एज मिला लाइफ साइंस का पेपर देने का, क्योंकि सिर्फ जोलॉजी ऑनर्स वो बॉटनी नहीं पढ़ते तीनों साल। तो उनके लिए जो बॉटनी वाला पोर्शन था वो करना थोड़ा सा मे भी मुश्किल हो, ऑल्दो अगर उन्होंने पढ़ा होगा तो वो कर लेंगे। बट कोर्स की बात करें तो लाइफ साइंस एक बेटर कोर्स है जोलॉजी ऑनर्स से, आप कह सकते हो। क्योंकि जब DU का आप पेपर देने जाओगे CUT-PG में, तो वहाँ पे आपको तीनों सेक्शन मिलेंगे, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और तुम्हारा बॉटनी। और यही हुआ था लाइफ साइंस में भी कि कुछ क्वेश्चंस बॉटनी से आए थे एंड कुछ जोलॉजी से आए थे। अब जो बॉटनी वाले बच्चे पेपर देने के लिए गए थे उनको जोलॉजी नहीं आ रही थी, और जो जोलॉजी वाले बच्चे आ रहे थे उनको बॉटनी नहीं आ रही थी। तो हमें यहाँ पर एक एज मिल गया कि हम बॉटनी का भी पेपर दिया, हमने जोलॉजी का भी पेपर दिया, हम लाइफ साइंसेज का भी पेपर दिया, और स्कोर्स आपके तीनों में अच्छे बने। अच्छा, अब ये भी बच्चों को रहता है ना कि भाई कोचिंग होगी तभी हमारा क्लियर हो पाएगा, नहीं होगा मत लेना। तो रिद्धि अपना पूरा ओपिनियन शेयर करेगी। रिद्धि, आपको क्या लगा? पेपर मत लेना, अच्छे से सेमेस्टर अटेंड करना, अपने टीचर्स का सुनना और अपनी तरफ से थोड़ा बहुत करना। ज़्यादा इतना करने की नीड नहीं है, बेसिक आना चाहिए सिर्फ। टीचर्स ने हमें समझाया बेसिक आना चाहिए, और अब हमें लग भी रहा है कि बेसिक ही आना चाहिए। तो गाइस ये होता है कि हम कोचिंग कोई भी कोचिंग ले लेते हैं ना, तो वो हमें CSI नेट लेवल का पढ़ाते हैं। मतलब बेसिक्स नहीं पढ़ाएंगे, आपको बेसिक्स रूट नहीं पता होगा, आपको ऊपर ऊपर का पढ़ाएंगे। तो जो अभी आपने देखा होगा लाइफ साइंस का बहुत इजी एग्जाम था, फिर भी उसका जो टॉपर का जो कट ऑफ गया है वो 240 गया है। इससे पता लगता है कि क्वेश्चन बेसिक्स है, बट हमने बेसिक्स की तैयारी नहीं की है। तो अपना कोचिंग प्रेफर ना करें। अब आजकल NTA के पेपर बहुत इजी आ रहे हैं। देखो माइक्रोबायोलॉजी का कितना इजी एग्जाम आया, तो आप बिना जिन बच्चों ने कोचिंग नहीं लिया उनका भी इजी से क्लियर हो रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है, जो प्रोफेसर्स लेक्चर डिलीवर करते हैं ना, तो उनका तरीका बहुत अलग होता है। तो मेन फोकस आपको सेल्फ स्टडी पे रखना चाहिए, क्योंकि कॉलेज का सिलेबस तो सेम है तुम्हें जो CUT में देना है, बट कॉलेज की जो पढ़ाई होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। तुम लंबे लंबे 18 मार्क्स के 8 मार्क्स के आंसर आ रहे होते हैं, और CUT में तुम्हारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कोचिंग लो तो नेट के लिए लेना, वो नेट के हिसाब का पढ़ाते हैं। मतलब अगर आपको CUT के लिए कर रहे हो वो नेट पढ़ा रहे हैं, तो फिर इट डजंट मेक एनी सेंस टू टेक दैट कोचिंग। अच्छा, अब ये भी होता है ना कि हमें अपनी अटेंडेंस भी रेगुलर रखनी है, और फिर हम अपने CUT-PG की तैयारी कैसे करें। तो हमने क्या ओपिनियन किया था कि हमारी जैसे CUT की क्लासेस, मतलब एग्जाम आ गया तो साथ में क्लासेस चल रही थी, तो जो क्लासेस हमने बीच वाली जो हमारा 5th सेम था, हमने उनको मतलब ज़्यादातर अटेंड ही नहीं किया। अटेंडेंस हमारी 1-1, 2-2 इतने आई है, बट उसके बावजूद भी हमारी जो लास्ट CGPA बना है मार्क्स में से ना, 1-2 समझ रहे हो, 66% था। मतलब फिर भी हमें एक ही मार्क्स मिल रहा है। जो बच्चे ड्यू के होंगे उनको तो इजीली पता होगा कि कट ऑफ वो मतलब अटेंडेंस का क्या रहता है। बट उसके बाद भी आप ना फाइनल एग्जाम पे प्रेफरेंस वो करो फोकस, क्योंकि अगर आप 5 नंबर के लिए देखते रहोगे तो आपकी वो वाली तैयारी नहीं हो बट फिर पाएगी। भी अभी आपको करना पड़ेगा मेंटेन, एटलीस्ट 6 to 7 मेंटेन। क्योंकि अब यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस का लगा दिया है, तो वो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो 67 बहुत इजीली आप कर सकते हो। आपको थ्योरी क्लासेस ही लेनी होती है, प्रैक्टिकल की अटेंडेंस काउंट नहीं होती, बट ऑल्दो प्रैक्टिकल अटेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि
फिर एग्ज़ाम में आप कैसे करोगे। तो अपनी अटेंडेंस 67 रखो और उसके बाद अपनी तैयारी स्टार्ट करो, ठीक है। इतना अपना ज़्यादा फोकस अपने एग्जाम में दो, CUT PG का जब आपका आ जाए, और अपना कॉलेज का भी चलाते रहो। ऐसा नहीं कि 55 अटेंडेंस और एट द एंड आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जा रहा है, ठीक है। तो अटेंडेंस भी रखो, साथ में अपने CUT का थोड़ा टाइम यूटिलाइज कर लो, अपने नोट्स बना लो। मैं क्या करती थी, आते टाइम अगर शॉर्ट नोट्स है, जब CUT का बिल्कुल आ ही गया था, तो रास्ते में मेरे को चलने में 15 मिनट लगते हैं, तो शॉर्ट नोट्स निकाल लिए, फटाफट से रिवाइज कर लिया। तो अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करिए। जैसे कि कॉलेजेस में बहुत कई बार क्या होता है, लेक्चर भी होते हैं, तो वहाँ पे अपने नोट्स पढ़ लो। मैं और रिद्धि, हम तीनों ने तो बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई की है, लाइब्रेरी में काम कर लिया है। इस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज करो। और लास्ट में कोई ओपिनियन देना चाहोगे लाइसेंस वगैरह? अब फोकस रहो coaching के एक लिए- जगह पे, सीरियसली फोकस जरूर, बहुत चीज़ ज़रूरी है फोकस। और ऐसी सेट टाइम वेस्ट मत करो, बस एक टाइम ही वेस्ट, important क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी बहुत कम टाइम मिलेगा कॉलेज के साथ प्रिपरेशन, क्योंकि तुम्हें रेगुलर तुमने कॉलेज लिया है, तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में और अगर हो मैक्सिमम टाइम क्या तो होता है कि आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी इंटरनल्स उसी टाइम पर क्लैश करते हैं जब आपका CUT का मेन बिल्कुल। पॉइंट आ जाता है। हमारे तो एग्जाम पहले जो से होते ही हैं वो अपना- मई और आपके जनवरी में, हाँ। दिसंबर लास्ट हो रहे होते हैं। तो प्रिपरेशन का अपना अलग से टाइम निकालो और कॉलेज की क्लासेस भी मैनेज करो, दोनों ही पढ़ो। सिलेबस ऑल तो सेम है, बट ठीक है, कॉलेज की पढ़ाई और तुम्हारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में डिफरेंस आ जाता है। और NTA वालों ने क्या किया है कि ना, अब की बार वो स्ट्रिक्ट भी होता है। अगर उन्होंने बोला है कि मैं पेपर आपका मार्च में होगा, तो उस मार्च में हुआ भी है, कोई भी डिले नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे पिछली बार तो तब भी एग्जाम्स जून में हुए थे, बट अब की बार तो मार्च में हो गया और आपकी रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ गया, ताकि आपका काउंसलिंग का प्रोसेस जल्दी से चल सके। तो अपना अच्छे से तैयारी करो। और कोई बच्चा बोले ना कि CUT के PG के लिए आप इतना पढ़ रहे हो, मेरे से बोलते थे भाई तू CUT PG के लिए कितना पढ़ती है, इतना कोई बड़ा एग्जाम नहीं है। बट जब आप बहुत सारा कॉम्पिटिशन देते हो ना, आपके जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो उस टाइम कॉम्पिटिशन देखा जाता है, ठीक है। कोई क्या बोल रहा है कि तुम सब CUT दे रहे हो, IIT JAM नहीं दे रहे हो, अरे CUT भी बहुत बड़ा एग्जाम है। अगर आपको अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी चाहिए, अपनी मास्टर्स करनी है, तो अपना फोकस रहो, ऐसी डिस्टर्बेंस से दूर रहो और अपना जस्ट अपने गोल पे फोकस करो। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसी स्ट्रेटेजी वीडियो के लिए हमने क्या प्रिपरेशन की थी वो हम फॉलो डालेंगे। करिए श्रिदा बायोलॉजी। और इनका भी चैनल है अंशिका जैस, ये भी CUT से रिलेटेड ऑल जितनी भी मैं तो इन्फॉर्मेशन है। फेमस हूँ, आप लोग And ये तो दोनों।